एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम ऑथर, आपके लिए स्टोरी लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, तो आपका छोटा सा एप्रिशिएशन भी हमें बहुत खुशी देता है। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक न्यू फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट है, यानी आज हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट और इस फैन फिक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये शुगर मम्मी और शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको अल्फ़ा, जो अधिकतर आप जितने मैंने फैन फिक्शन सुने हैं उसमें शुगर डैडी का रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे शुगर मम्मी जो है, या ये कह दीजिए शुगर डैडी जो है, वो एक ओमेगा होगा, यानी हमारे ओमेगा वी विशान, और शुगर बेबी हमारे अल्फ़ा लांग वांगजी होंगे। कॉन्सेप्ट में आपको क्या दिखाई देगा कि कैसे दो लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए एक रिलेशनशिप में आते हैं, जहाँ एक को पैसा चाहिए होता है इसलिए वो रिलेशनशिप में आया है, शुगर बेबी बना है, और वहीं एक पर्सन जिसे अपना लिए कुछ पर्सनल बेनिफिट होता है इसलिए वो उस मतलब अल्फ़ा को अपना शुगर बेबी बनाता है, लेकिन बाद में उनके बीच में प्यार आता है। कैसे इन दोनों के इस रिलेशनशिप शुगर मम्मी और डैडी के कॉन्सेप्ट एक दूसरे के लवर, एक दूसरे के मेट और एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। यही मेरी स्टोरी है। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा एडल्ट सीन नहीं है जो आप सोच रहे हो शुगर मम्मी और शुगर डैडी है तो ऐसा कुछ होगा। हाँ है, स्टोरी थोड़ी एडल्ट है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। और ऊपर से मुझे ये कॉन्सेप्ट शुगर मम्मी और शुगर डैडी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। जितना फैन फिक्शन पढ़ा, जितना मैंने कहीं देखा सुना, उतना मुझे यही लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग मैंने जैसा मुझे समझ आया मैंने लिखा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चाइना का बीजिंग शहर जो अपनी चहल पहल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। वैसे बीजिंग शहर चाइना का वन ऑफ द फेमस शहर इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पैसे वाली फैमिलीज रहती हैं। जैसे कि ये एक सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कहा जाता है। इस सोसाइटी का एक सबसे छोटा फ्लैट भी चाइना के वन ऑफ द कॉस्टेस्ट फ्लैट्स में से एक होता है। और यहाँ तो इस पूरे टावर के सबसे ऊपर का फ्लोर यानी 25th फ्लोर पर जो एक तरह से पेंट हाउस है, जहाँ जिसकी कीमत अरबों में है, उस पेंट हाउस के अंदर अपने बेडरूम में बैठकर एक ओमेगा अपने लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहा है। इस समय उसने मॉर्निंग के समय भी अपने रूम की सारी विंडोज़ लाइट सब क्लोज करके अंधेरे में सिर्फ अपने लैपटॉप पे ही टाइप कर रहा है। उसकी आंखों पे एक चश्मा लगा हुआ है जो उस ओमेगा पे बहुत सूट भी कर रहा है, और उसके उंगलियां बहुत ज़ोर से टाइप हो रही हैं, जैसे वो इस टाइम को, इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सचमुच में उसके लिए ये टाइम और इस समय जितना हो सके जल्दी से टाइप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके दिमाग में अपनी न्यू नॉवल के लिए एक आइडिया आया है। ये चाइना के सबसे फेमस नॉवलिस्ट ऑथर नेम ईलिंग पेट्रार्क है। ओमेगा वी विशान जो एज में 34 ईयर ओल्ड हैं और अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर बेस्ड नॉवल मार्केट में आते ही रातों रात गायब हो जाती है, और ऐसा ही एक सीन इस समय उनके दिमाग में आ रहा है जो वो अपने नए और नॉवल के साथ लिखना शुरू कर गए। विंग इतना ज़्यादा अपने नॉवल लिखने में बिजी था कि उसे महसूस नहीं होता कि उसका रूम में कोई आ चुका है, और वो पर्सन आते ही गुस्से में अब रूम के सारे विंडोज़ के पर्दे हटाते हुए, गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए बोलती है, विंग तुम्हारी आंखें बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। मैं तुम्हारी दोस्त के साथ साथ डॉक्टर भी हूँ, और मैं तुम्हारी आंखों को गिरती हुई आईसाइट से बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ विंग तुम लाइट्स में क्यों नहीं टाइप करते? ओह वेंची, तुमने सारा मूड ही बिगाड़ दिया। कितना अच्छा माहौल बनाया था मैंने, एकदम डार्क रूम का सीन लिख रहा था मैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये कर रहा था। विंग तुम और तुम्हारे ये मेथड, तुम जैसे स्टोरी लिखते हो उसी टाइप के सीन बनाने लगते हो। मुझे याद है तुम कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर रहे थे। तुम्हें पता है कितना बड़ा आर्टिकल आया था उसके ऊपर, कितनी मुश्किल से नी हुसैन ने मेहनत करके सब कुछ किया है। अगर तुम्हारा मैनेजर नी हुसैन की जगह मैं होती ना तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। विंग पे गुस्सा करते बोलती है, जिससे विंग अब गुस्से में अपना लैपटॉप रख के मुँह चढ़ा के वेंचिंग को ही देख रहा था जब रूम के अंदर दो लोग और एंट्री करते हैं, जिनमें से एक नी हुसैन है और दूसरे वेनिंग है। नी हुसैन एकदम से खुश होते हुए बोलते हैं, थैंक गॉड वेंचिंग, दुनिया में कोई तो है जिसे मेरे हार्डवर्क
की वैल्यू है। सचमुच में तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे जॉब किसी आर्मी ऑफिसर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के मतलब एक तरीके से मैनेजर से ज़्यादा बेकार हाल है, क्योंकि मैं इस ईलिंग पेट्रियार्क का मैनेजर हूँ। नहीं सर, गुस्सा करते हुए जब ये बोलता है तो इस बात पे वैनिंग, जो हमेशा विंग को बहुत एडमायर करता है, विंग के नॉवेल्स का फैन भी है, वो एकदम से बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एलिंग पेट्रियार्क का मैनेजर बनना तो किस्मत की बात है, तुम चाहो तो अभी जॉब छोड़ सकते हो, मैं कर लेता हूँ। तो बिल्कुल नहीं। अब वैंची गुस्से में अपने भाई को देखती है और बोलती है तुम जितना हो सके इस विंग से दूर रहोगे, इसके साथ रहते रहते मेरा प्यारा सा भोला सा भाई कितना बदमाश हो गया। विंग, तुमने ही इसे कॉलेज से अपने पास क्यों बुलाया था, तुम्हें पता है ना इसकी कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, पर वो अपनी क्लासेस छोड़ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाता है। एकदम से वेंची विंग पे गुस्सा करते बोलती है, जैसे विंग एकदम से बोलता है ओहो वेंची तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, ये सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई थोड़ी है, ये मेरा भी तो छोटा भाई है, और मैं लंच में के इस टाइम पे बोर हो रहा था तो मेरा मन कर रहा था किसी के साथ लंच करने में, और तुम्हारा ये न्यूज़ है, दोनों जब देखो बिजी रहते हैं, तुम कभी अपने हॉस्पिटल के काम में तो कभी अपनी मेट उस मेमिया के काम में, और ये न्यूज़ है इसके काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, तो मैं क्या करता। विंग, तुम्हें पता है तुम्हारी यही हरकतों की वजह से वेंचिंग की पढ़ाई पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। मुझे पता है कि तुम वेंचिंग को, वो वेनिंग को अपने छोटे भाई की तरह लेते हो, बट उसकी पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैं आज क्या वेनिंग को दूसरी सिटी भेज रही थी, और इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन करके उससे मिलने के लिए कह रही थी। क्या? एकदम से विंग, जो अभी वैसे ही मजाक करता, कूद के खड़ा होके और वेनिंग के फेस को पकड़ लेता है और बोलता है तुम अपने वीगा को छोड़ के जा रहे हो वेनिंग, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। बहुत अच्छा होगा जो होगा। अब न्यूज़ है बीच में आता है, अब बोलते हैं उसका करियर बन जाएगा, इतना टॉपर बच्चा है जिसे तुम जब देखो क्लास छोड़ के अपने पास बुला लेते हो, अपना छोटा सा पपी बना रखा है। बिल्कुल नहीं वैनिंग, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम, और वैंचिंग मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। आइए बोल के अब न्यूज़ है वैनिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है, और विंग अरे मेरा प्यारा वैनिंग कर रहा था, जिसे पीछे से अब वैंचिंग हाथ पकड़ के खड़ा करती है। जब देखती है कि अब रूम में सिर्फ वो और मतलब एक तरह से विंग ही रह गए, वैंचिंग को न्यूज़ ले गया है वैनिंग को, तो एकदम से वैंचिंग बोलती है विंग, इसी कारण मैं तुमसे कहती थी कि तुम अपने आप मेड बना लो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम 34 के हो गए हो और इस तरीके से अकेले अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, जब देखो सिर्फ इस नॉवल के काम में घुसे रहते हो। तुम्हें लास्ट टाइम याद है कब तुम अपने इस पेंट हाउस से बाहर निकले थे, कब तुम एक खुली हवा में घूम रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। आई नो तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो, बचपन से शायद मेरे पेरेंट्स के बाद एक तुम ही थी जो हमेशा मेरी केयर करती हो, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दिया। मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना मेट बनाओगी, लेकिन तुमने जाके उस मेमिया से शादी कर ली। विंग अब विंग को थोड़ा आंख दिखा दी, क्योंकि विंग उसके मेट के बारे में यही बोलता है। मेमिया और विंग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मेमिया को लगता है कि विंग उसकी मेट वेंचिंग में गंदी नज़र डालता है। वहीं वेंचिंग और विंग का रिलेशनशिप बहुत क्यूट है, वो दोनों अल्फा और ओमेगा ज़रूर है, लेकिन उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है। शायद वो दोनों डायपर बड़ी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों के पेरेंट्स उन दोनों के फर्स्ट मतलब बर्थ के टाइम से ही उन दोनों को साथ में रखते थे। विंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, और उसके बाद वेंचिंग उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी। अब वेंचिंग बहुत प्यार से विंग की तरफ देखती है और बोलती है विंग, मेरे पास एक फैमिली थी, मेरा भाई, उसके बावजूद मुझे अकेला फील होता था, लोनलीनेस लगती थी, और मुझे एक मेट की ज़रूरत फील होती थी। पर तुम्हारे पास तो कोई फैमिली भी नहीं है। अंकल आंट के जाने के बाद तुम कितने अकेला फील करते हो, उसके बावजूद तुम फिर भी कोई मेट क्यों नहीं बनाते, क्यों कोई अल्फ़ा में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आता। ओह वेंचिंग, तो ये तो अल्फ़ा की प्रॉब्लम है ना, वो इतने अट्रैक्टिव ही नहीं कि मुझे उनमें इंटरेस्ट है, और वैसे भी इन फैमिलीज़ की और इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ पैसे की, और जो मैं कमा रहा हूँ और मैं उसमें काफ़ी खुश भी हूँ। विंग ये बात बोलता हुआ अब वेंचिंग से दूर होके अपने पेंट हाउस के उस बड़े से ग्लास से अब बाहर की मतलब सिटी को देखने लगता है। जो दिन का टाइम है, ऊपर सूरज आसमान में है, चिड़िया उड़ रही है, पूरे चहल पहल है सिटी में, और वो प्रॉपर अपने पेंट हाउस से वो देख भी रहा है विंग को अपने तरह नॉर्मली बिना मेट के रहना, और मतलब एक तरह सिर्फ पैसों के बारे में सोचना। वो सोच के अब वेंचिंग विंग के बिल्कुल पास आती है और बोलती है मैं जानती हूँ विंग, जब तुमने अपने घर को छोड़ा था अपनी ग्रैंड मदर से लड़के, तुम उस 18 साल की कम उम्र में अपने घर से बाहर निकले थे, तब तुम्हारी नज़रों में पैसे की कितनी वैल्यू थी। पैसे के बिना जो लाइफ तुमने तब बिताई थी, उस लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत अंतर है।
अब तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम बेजिंग सिटी के वन ऑफ द रिचेस्ट मेंबर्स में से एक हो। तुम्हारी बुक्स आते ही मार्केट में रातों रात बिक गायब हो जाती है। तुम्हारे इतने सारे नॉवेल्स के ऊपर मूवीज़ वेब शोज़ भी बनने शुरू हो गए जिनके तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, तो अभी तुम क्यों इस पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हो? अपनी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस दो। पैसे के ऊपर भी बहुत कुछ है। परवीन जी, तुम्हें पता है ना, पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और रही हैप्पीनेस की बात, तो मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि मैं पैसे से हैप्पीनेस भी खरीद सकता हूँ, लोगों का साथ को भी खरीद सकता हूँ और खुश भी रह सकता हूँ। तो प्रूफ करो। अवेंजिंग विंग को चैलेंजिंग वे में बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम पैसे से हैप्पीनेस भी खरीद सकते हो, लोगों के साथ को खरीद सकते हो? तो मुझे प्रूफ करो। 10 डेट्स। विंग शर्त लगाते हैं, अगर तुम एक ओमे अल्फा के साथ 10 डेट करके मुझे दिखा दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी मेट बनाने के लिए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम उस ओमेगा से अल्फ़ा से मिलोगे जिस अल्फ़ा को मैंने और तुम्हारी ग्रैंड मदर ने फाइनल किया है। जैसे ही विंग ये बात सुनता है तो अब उसके चेहरे पे जो अभी वेंचिंग को देख के थोड़ा काम एक्सप्रेशन था वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है और उसके गुस्से वाले फेरोमोन्स भी रूम में फील होने लगते हैं और वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, तो तुम यहाँ आज मेरी ग्रैंड मदर के कहने पे आई थी? अचानक से विंग के बदलते हुए एक्सप्रेशन और गुस्से को देखकर अचानक से वेंचिंग अब बात टॉपिक ना ख़त्म करे विंग एकदम से बोलती है, चाहे मैं किसी के बोलने पे आई हूँ या मैं अपने मन से आई हूँ, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये शर्त जो मैं तुमसे लगा रही हूँ, किसी अल्फ़ा के साथ 10 डेट मुझे करके दिखाओ। दूसरी इस शर्त में कंडीशन ये है कि मुझे एक ही अल्फ़ा के साथ तुम्हारी 10 डेट चाहिए और वो अल्फ़ा तुम्हारा कोई क्लाइंट, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, एक स्ट्रेंजर। उसे समझने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वेंचिंग विंग को ऐसा चैलेंज क्यों दे रही है, विंग को समझ नहीं आ रहा। लेकिन विंग का चैलेंजिंग नेचर है, उसे कब भी कोई चैलेंज करता है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो तुरंत उस चैलेंज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए वेंचिंग ने शायद मौका देख के जानबूझ के ये टेक्निक अपनाई है। कहीं ना कहीं विंग ये बात समझता तो है लेकिन उसका नेचर ऐसा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और चेहरे पे स्माइल लगते बोलता है, ठीक है वेंचिंग, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, मैं इस बैट को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूंगा कि मैं अपने पैसे से किसी भी अल्फ़ा को अपने को डेट करने पे मजबूर भी कर सकता हूँ और मेरे पैसे के कारण वो अल्फ़ा मेरी साथ 10 डेट क्या 20 डेट भी करेगा और मैं तो उसके बाद तुम्हें और तुम्हारी उन मदर को दोनों को ये बात साबित भी कर सकता हूँ कि तुम दोनों मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये बात बोलते हुए विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा वेंचिंग पे नहीं बल्कि ग्रैंड मदर पे है, अपनी ग्रैंड मदर पे, उस ग्रैंड मदर पे जिन्होंने उनकी मदर को के प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, विंग के फादर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि विंग के फादर के पास इतना पैसा नहीं था। उसकी ग्रैंड मदर की इग्नोरेंस के कारण ही मर गई, जिसके कारण विंग को अपनी ग्रैंड मदर से बहुत नफरत है और ये बात वेंचिंग जानती है। और वेंचिंग दादा कुछ ना बोल के जब विंग अब रूम से बाहर ही जा रहा था तो बोलते हैं, ग्रैंड मदर पिछले 1 महीने से मेरे हॉस्पिटल में एडमिट थी। जैसे ही विंग जो बाहर रूम से बाहर जा ही रहा था वो अचानक से ये बात सुनता है तो वो रूम पे खड़ा हो जाता है और एकदम से शांत होकर खड़ा हो जाता है। वेंचिंग बिल्कुल विंग के पास आती है, तुमने सही कहा था, आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारी ग्रैंड मदर के कारण ही आई थी, लेकिन उनकी हालत भी ठीक नहीं है, तुम्हें एक बार ग्रैंड मदर से मिलने जाना चाहिए। माना कि उनसे गलती हुई थी लेकिन तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जिस दिन से तुम्हारी मदर की डेथ हुई है उस दिन से दिन पे दिन तुम्हारी ग्रैंड मदर भी मर रही हैं। अपनी बेटी को इग्नोर करने का जितना गुस्सा तुम्हारे अंदर है उनके लिए उतना ही पछतावा उनके अंदर है अपनी बेटी के लिए भी। तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। ये बोल के वेंचिंग इग्नोर करती हुई विंग को वहाँ से बाहर चली जाती। वेंचिंग के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि विंग की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सके, न्यूसेन भी नहीं कर पाता। इसलिए विंग अब इरिटेट होता हुआ अपने रूम से बाहर निकलता हुआ सीधा न्यूसेन को कॉल करता है और न्यूसेन भी उसकी फर्स्ट कॉल पे ही जैसे तुरंत उसके पेंट हाउस में पहुँच जाता है। अपनी विंग अपने सोफे पे बैठा हुआ है और न्यूसेन जो उसके सामने खड़ा है उसे देखते हुए बोलता है, मुझे एक अल्फ़ा चाहिए, 24 घंटे में मुझे एक अल्फ़ा चाहिए जो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, या बॉयफ्रेंड नहीं सिर्फ मेरे साथ डेट पे जाने के लिए अग्री हो जाए। क्या? एकदम से अब न्यूज़ैन के मुँह से निकलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कुछ घंटों में तुम्हारे लिए एक
ऐसा अल्फा लेके आओ जो तुम्हारे साथ डेट पे जा सके। तो तुम ये काम खुद भी तो कर सकते हो ना। तुम जानते हो कितने सारे अल्फा को, बुला लो किसी को। बहुत सारे अल्फा हैं जो तुम्हारे ऊपर मरते हैं, जो तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, तो उनमें से किसी को भी ले जाओ। नहीं, मुझे उन अल्फा को डेट नहीं करना, क्योंकि वो मेरे लिए आगे मुसीबत बन जाएंगे। उनके साथ अगर मैं डेट पे जाऊंगा तो बाद में सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं उनके साथ डेट पे गया तो इस बात को वो किस तरह से लोगों के सामने शो ऑफ करेंगे, मुझे आइडिया है। मुझे एकदम स्ट्रेंजर चाहिए जो मुझे ना जानता हो, जिसे मैं नहीं जानता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें डेट पे नहीं जाना, बल्कि तुम्हें कोई सिंपल टास्क करना है। और अगर तुम्हें टास्क करना है तो मेरे पास एक आइडिया है। न्यूसेन थोड़ा सा अपना फेस ऊपर करते बोलते, क्या आइडिया है? क्यों ना तुम किसी अल्फा को अपना शुगर बेबी बन डालो। शुगर बेबी, ये क्या होता है? अभी थोड़ा गुस्से बोलता है, शुगर बेबी जिसे तुम पैसे पे करोगे वो तुम्हारे साथ डेट पे जाएगा, और जब तुम्हारा उससे काम कंप्लीट हो जाएगा तो तुम उससे हमेशा के लिए गुड बाय भी कर सकते हो। नो इमोशनल अटैचमेंट और नो रिलेशनशिप की टेंशन। वाओ न्यूसेन, ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। तो चलो शुगर बेबी लेके नहीं चलते हैं। हाँ नहीं विंग, ये कोई मार्केट में नहीं मिलता है ऐसे। रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ बोल के अब न्यूसेन बिल्कुल विंग के पास आता है और विंग के फ़ोन को लेता है और उसमें एक ऐप डाउनलोड करता है। अब बोलता है, देखो ये एक ऑथराइज्ड ऐप है, गवर्नमेंट ने भी इसे अप्रूव करा हुआ है। इसके अंदर तो मैं तुम और तुम मिलकर तुम्हारी प्रोफाइल बनाते हैं। उसके बाद इसके अंदर तुम्हें जो अल्फा सही लगे, तुम जिसे अपना शुगर बेबी बनाना चाहते हो, उससे चैट करो और उसके बाद उससे मिलो और डेटिंग शुरू। अच्छा तो चलो प्रोफाइल बनाते हैं बोल के विंग तुरंत अपने फ़ोन से अपनी एक फ़ोटो लगाने वाला था जब न्यूसेन उसके हाथ से फ़ोन छुड़ा। नहीं नहीं नहीं, अरे यार क्यों मेरी टेंशन बढ़ा रहे हो? क्यों कोई नया काम करो? कल न्यूज़पेपर में आना है क्या? द हीलिंग पेट्रियार्क शुगर मॉमी और शुगर डैडी बनने को रेडी है। तुम ओमेगा हो, तुम्हारी इमेज पहले से बहुत बदनाम है और तुम ऐसी हरकत करोगे तो क्या होगा? रुको मैं बनाता हूँ तुम्हारी प्रोफाइल बोल के अब न्यूसेन विंग की प्रोफाइल बनाता है। वो प्रोफाइल जो इस समय आपको फ़ोन मतलब आपके स्क्रीन पर दिख रही है। नेम बनी XX, एज 34, जेंडर मेल, सेकंड जेंडर क्वेश्चन मार्क, प्रेफरेंस लुकिंग फॉर समवन हु आई कैन स्पेंड टाइम एंड माई मनी, सेक्सुअल रिलेशनशिप कैन बी डिस्कस। बस इतनी ही डिटेल होती है और डीपी में मतलब एक तरीके से बहुत सारे महंगे महंगे ब्रांडेड वॉचेस, शूज़ और बैग्स के फ़ोटोग्राफ्स लगाए हैं हमारे न्यूसेन ने वी विशान के लिए। जैसे वी अब बड़ी बड़ी आंखों से न्यूसेन की तरफ देखता है। यही तो चाहिए होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शक्ल डालूंगा तो कोई आएगा? नहीं, ये पैसा यही लेके आएगा तुम्हारे लिए, शुगर बेबी। वी जैसे ही सुनता है न्यूसेन क्या बोलता है तो उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तुम्हें पता है तुम इसी कारण मेरे मैनेजर हो। यस, ये सबसे सही है। मुझे भी कोई टेंशन नहीं उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने में, बस मुझे वो चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। पर तुम्हें ये सब करना क्यों है विंग? सुबह तक तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे वेंचिंग और मेरी ग्रैंड मदर को अब अपनी लाइफ में और इंटरफेयर नहीं करने देना। मतलब ये कि जल्दी से कहाँ निकालो, हम ग्रैंड मदर से मिलने जा रहे हैं। और ये बोलकर विंग अब वहाँ से उठ के अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। कहीं ना कहीं विंग कितना दिखाए कि वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सबके सामने शो करे कि उसको अपनी ग्रैंड मदर की चिंता नहीं होती, लेकिन उसे अपनी ग्रैंड मदर की चिंता होती है। इसी कारण वो अब यहाँ से अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कार एक कन्वीनियंट स्टोर के सामने रुकती है और उसके अंदर से दो लड़के निकल के कन्वीनियंट स्टोर के अंदर घुस रहे हैं। अब बोल रहे हैं, मैंने तुमसे कहा था ना सॉन्गलैंड ये यहीं पर मिलेगा, देखो ये यहीं पर है। ये बोलता हुआ आप साउथ शेंशन सॉन्गलैंड से आगे लांगवांग जी के पास जाके खड़ा हो जाता है। एक 22 ईयर यंग बॉय जो इस समय कन्वीनियंट स्टोर की यूनिफॉर्म को पहने हुए हैं। वो पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, कोई भी इस अल्फा को देख के पहचान सकता है। एकदम कोल्ड फेस है, एकदम कोल्ड ऑरा है, पर उतना ही हैंडसम और अट्रैक्टिव है ये पर्सन, जिसने एक सिंपल सी वाइट कलर की टी शर्ट और उस ऊपर कन्वीनियंस स्टोर का वो बैच बना हुआ एक वेस्ट कोट या ये कह सकते हैं जैकेट टाइप डाली हुई है। और वो सामने आते हुए अपने दोनों दोस्तों को देखकर ज़्यादा रिएक्शन ना करके सिर्फ ये बोलता है, क्या हुआ तुम दोनों यहाँ पे? लांगवांग जी तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? हम कितने परेशान हैं,
तुम 3 दिन से लगातार दिन रात नाइट डे हर शिफ्ट कर रहे हो। तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी 10 कन्वीनियंस स्टोर की, तो हमें लगा कि तुम घर पे होंगे, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो। क्या हो गया है तुम्हें? चार तुम मतलब एक तरह से जॉब्स करते हो, कोई रेस्ट नहीं करते हो, और उसके बाद इस तरीके से हमारा फ़ोन भी इग्नोर कर रहे हो। सॉरी, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी और टाइम नहीं मिला तुम्हें। टाइम फ़ोन चार्जिंग का क्या, अपनी लाइफ को चार्ज करने का, अपनी बॉडी को चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। सच बताओ, क्या तुमने कुछ खाया सुबह से? अब सॉन्ग ले, थोड़ा वांग के लिए परेशान होता है बोलते हैं। और अब वांग की जगह जो मतलब उस कन्वीनियंस स्टोर वाली जगह है, उसी जगह वांग के लिए कुछ सामान लेकर उसके आगे रखता है और कहता है हम लोग यहीं खड़े हुए हैं, तुम्हारी ड्यूटी मेरा ड्राइवर कर लेगा कुछ टाइम के लिए, चलो तुम हमारे साथ बैठ के कुछ खा लो। नहीं, अगर स्टोर मैनेजर को पता चला तो वो गुस्सा होगा। कोई गुस्सा नहीं होगा, इस समय यहाँ कोई नहीं है, पूरी स्टोर खाली है और मेरा ड्राइवर ये काम अच्छे से कर सकता है। और ये बोल के जबरदस्ती अब सॉन्ग लाइन वांग जी को खींचता हुआ अब उस टेबल पे लाके बैठ देता है, कन्वीनियंस स्टोर की वो साइड की कॉर्नर की टेबल जहाँ पे लोग बैठ के कुछ अपने नूडल्स खा लेते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं। उस टेबल पे अब वांग जी बैठा हुआ है जो कुछ खा रहा है, और सामने सॉन्ग लाइन और शाओ शिनशन बैठा हुआ है। अब शाओ शिनशन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है तुम्हें क्या हो गया है वांग जी, तुम अपने आप को क्यों पनिश कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना तुम मेरी फादर की फैक्ट्री में ज्वाइन कर सकते हो, पर तुम क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि मैं अब तुम दोनों का और कुछ एहसान नहीं लेना चाहता। एहसान, ये वर्ड यूज़ करोगे तुम हमारी दोस्ती में? हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, हम तुम्हें कब से जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम अपने भाई की हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा कुछ कर रहे हो। वांग जी, तुम्हारे अंकल एक नंबर के गैम्बलर थे। उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद तुम्हारा सारे बिजनेस को अपनी गैम्बलिंग में बर्बाद कर दिया, और जिसके कारण तुम्हारे भाई और तुम्हारी क्या हालत हो गई है हम सब जानते हैं। हम बचपन से तुम्हारे साथ हैं वांग जी, और हम ये भी जानते हैं कि एक समय था जब तुम हमारे तीनों के में सबसे ज़्यादा रिच थे, जब तुम हमारी मदद करते थे, और आज हम तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मदद के भरोसे तुम्हारी दोस्ती के खातिर तो कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो तुम्हारा ईगो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है। कब तक खुद को ऐसे बर्बाद करोगे? वांग जी अब मुंह नीचे करके अपने आंसू को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। इस 22 साल के कम दिखने वाले अल्फा ने शायद लाइफ में इतने स्ट्रगल सहे कि कोई नहीं सोच सकता। ये सिर्फ उस समय 8 साल का था जब इसके फादर और मदर की डेथ हो गई। 8 साल का वांग जी और 10 साल के लान शिचैन को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों की लाइफ किस तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लैंड कॉर्पोरेशन उस समय कोई बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता था। एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी लैंड कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आते थे। मदर और फादर के मरते ही उन दोनों की कस्टडी उन्हीं के अंकल लान कुरैन को मिल गई। लान कुरैन ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने ब्रदर के बिजनेस पे कंट्रोल कर दिया। सबको लगता था लान कुरैन भी चिंगेजुन यानी लांगवांग जी के फादर की तरह ही होंगे जो उनके बिजनेस को संभालेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था लान कुरैन एक नंबर का गैम्बलर इंसान था। उसने गैम्बलिंग में पहले उसके फादर और मदर के सारे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। सब उनका पूरा बिजनेस बंद हो गया, और उसके बाद उनका वो पुराना फैमिली हाउस भी बेच दिया। लास्ट में ये लोग एक छोटे से जगह आ गए थे। तब लांगवांग जी सिर्फ 14 साल के थे जब अचानक से उनके घर में कोई लोग घुस गए थे जिनके हाथ में बड़े बड़े से हथियार थे, और जो उनके अंकल की गैम्बलिंग जिस जगह से की थे उनके पैसे वसूल करने आए थे। उन्होंने उसके अंकल को बहुत बुरी तरह से मारा था, यहाँ तक कि वो वांग जी और उसके भाई को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। वांग जी के भाई उस समय 16 साल के थे और वो एक अल्फा थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग उन दोनों को वहाँ से ले जा रहे थे ताकि उनसे जबरदस्ती काम करें, उनके ऑर्गन बेच दें। लांगवांग जी के भाई ने उस दिन लांगवांग जी को सेव करने के लिए, खुद लांगवांग जी को सबसे सेव करने के लिए खूब उन गुंडों से लड़ाई करी थी। उनके अंकल तो उस समय वहाँ से भाग गए थे, लेकिन उन अकेले गुंडों से अपने भाई को और खुद को सेव करने के लिए लांगवांग जी के बड़े भाई लान शिचैन ने खूब फाइट करी, जिसके कारण उन्हें बहुत गहरी गहरी चोट आ गई। लास्ट में एक लोहे की रॉड उनके सर पे मार के वो लोग वहाँ से भाग गए। जब आसपास के लोगों ने इस शोर शराबे के कारण उनके घर के पास भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्हें डर लगा कि अगर अब मतलब खुद की जान बचाने के लिए वो लोग वहाँ से इन दोनों बच्चों को छोड़ के भाग गए। 16 साल के लान शिचैन तब से बेड पर हैं। उनकी हालत तब से बहुत बुरी है। उनके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वो कोमा में चले गए थे और उनका तब से ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले वो बीच में एक बार होश में भी आए थे,
तब उनके पता चला था कि उनके भाई के शरीर के नीचे के मतलब हिस्से पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, जिसके कारण उनके भाई ना ही कभी चल पाएंगे और ना ही अपने हाथ पैर हिला पाएंगे, जिसके कारण उनके भाई दोबारा से बहुत बड़े सदमे में चले गए और फिर से वो एक मतलब ऐसे वाले स्टेज में चले गए कि उन्हें सबकी आवाज़ सुनाई देती है वो, पर फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। डॉक्टर ने बोला है कि अगर उनके 2-3 अच्छे ऑपरेशन हुए तो शायद उनके भाई प्रॉपर ठीक हो सकते हैं, उनके हाथ पैर भी चल सकते हैं। और इसी कारण वांग जी तब से अपने भाई के इलाज के लिए सब कुछ करते हैं। उनके अंकल को बाद में पुलिस ने पकड़ भी लिया था जब वांग जी ने अपने अंकल के अगेंस्ट खुद कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद उनके अंकल को और गैम्बलिंग और करने के इल्जाम में और उनके फादर और मदर की प्रॉपर्टी जो एक टाइम पे 18 साल के जब शिचैन होते उनको हैंड ओवर करनी थी, उसे गलत तरीके से यूज़ करके सेल करने के जुर्म में उनके अंकल को लाइफ टाइम की प्रिजन में मिल गया। लेकिन क्या उससे उन वांग जी की लाइफ में कुछ बदलाव हुआ? नहीं, कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी बिक चुकी थी वो कैसे वांग जी को मिलती। प्रिजन में जाने के बाद उनके अंकल के पास कुछ था ही नहीं जो वांग जी को मिलता, बल्कि जो थोड़े बहुत पैसे इस एक ना चाइल्ड वेलफेयर ने और थोड़े बहुत जो शिचैन और वांग जी के नाम पे थे जिन्हें कुरैन बेच नहीं पाए, वो सारे पैसे और सब कुछ वांग जी बल्कि अपने अंकल के वो अपने भाई के इलाज में ही लगाता था। और अब बेचारा वांग जी जो ना ही अच्छा कहीं पढ़ पाया, एजुकेशन नहीं मिल पाई थी क्योंकि ऑब्वियसली उसका भाई वो सिर्फ 14 साल का था तब से हॉस्पिटल में है, तो वो बेचारा अपनी स्कूल के जैसे तैसे कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपने भाई के इलाज के लिए। 2 दिन पहले उसे पता चला है कि उसके भाई ठीक हो सकता है, उसके भाई के बॉडी में मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन उसके लिए उसके भाई का एक स्पेशल मेडिकल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए उसके भाई की सारी मेडिटेशन मतलब मेडिकल जो होता है तरीका, दवाइयाँ सब चेंज हो रही है और जो कि बहुत कॉस्टली है। अब वहाँ जहाँ उसके भाई का मंथली जो हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस होते थे वांग जी उसे डबल ट्रिपल मतलब पार्ट जॉब्स करके कंप्लीट कर लेता था, लेकिन अब उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वांग जी ने इतना ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। वांग जी उन्हीं बातों को सोचता हुआ अब हल्का सा उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें और उसने कंट्रोल करने की कोशिश तो की कि उसकी आंखों से ना निकले, लेकिन आज बह गए, जिसे देखकर सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन बहुत परेशान हो गए। वो जानते हैं वांग जी उन लोगों में से जो कभी भी रोना किसी हार नहीं मानता, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू आए ये देखकर सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और तुरंत अब सॉन्गलैन वांग जी के बिल्कुल पास आके बैठ जाता है। वो डरते हुए वांग जी के कंधे पे हाथ रखता है क्योंकि उसे पता है कि वांग जी को किसी का भी टच मतलब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलता है क्या हुआ ब्रदर, ठीक है ना? क्या शिनचैन का ठीक है? तुम उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे ना? क्या सब कुछ ठीक है? अब एकदम से जब सॉन्गलैन ये बात बोलता है तो वांग जी अब सॉन्गलैन को इमोशन भरी आंखों से देखता है। क्या बेटा, हर कोई जानता है कि वांग जी की आंखों में इतने इमोशन सिर्फ एक शिनचैन ही ला सकते हैं, इसलिए वो शिनचैन के बारे में ही पूछते हैं, जिससे वांग जी इमोशनल तो बोलता है ब्रदर की ट्रीटमेंट चेंज हुआ है, ब्रदर का नई ट्रीटमेंट से बॉडी में इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, तो ये तो खुश होने की बात है ना, क्या ये खुशी के आंसू है? अब एकदम से सब शिनचैन बोलता है, लेकिन वांग जी जो अपने दोस्तों से तो जो सच मतलब क्या छुपाए, इसलिए एकदम से बोलते नहीं, बल्कि वो एक्सपेंसेस के हैं जो मैं शायद अब बेयर नहीं कर पाऊँगा, ब्रदर की इस नए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ, तो तुम हमारी भी हेल्प ले सकते हो ना? मैं और सॉन्गलैन तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। अब शाओ शिनचैन थोड़ा इमोशनल होकर कहते हैं तुम दोनों ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प करते हो, मैं तुम्हारे ही पुराने घर में फ्री में रहता हूँ, वो तुम्हारा फ्लैट है जिसे तुमने किसी और को ना देकर मुझे फ्री में दिया है, यही बहुत बड़ी बात है, और इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ वांग जी, हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम कभी भी हमारे कोई फेवर नहीं लेना चाहते हो, और यहाँ तक कि तुम जो फ्री बोल रहे हो तुम उसके भी मुझे रेंट देते हो, लेकिन हम सचमुच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और मुझे मदद करने के बाद अपनी दोस्ती कम नहीं करवानी है, तुम दोनों का साथ ही मिलने काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वांग जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, वांग जी चाहे कितना ज़्यादा पैसे उसकी ज़रूरत हो कभी किसी से पैसे नहीं मांगता। ये देखकर कहीं ना कहीं अब सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन को वांग जी के वहीं शाओ शिनचैन एकदम से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें पता है वांग जी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड क्यों हो, या तुम और सॉन्गलैन मुझे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए क्यों रेडी रहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही एक ऐसे अल्फ़ा हो
जो मुझ जैसे ओमेगा पे कभी कोई गलत कोई थॉट नहीं रखते, जहाँ पूरी सोसाइटी मुझे जजमेंट वाली आंखों से देखती है। एक तुम ही दोनों जो मेरे दोस्ती को रिस्पेक्ट करते हो और मुझे दोस्त की तरह देखते हो। पर आज मैं तुम दोनों को सच बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि सारे लोग मुझे इतनी ज़्यादा जजमेंट वाली नज़रों से देखते हैं। उसका कारण ये है कि मैं काफ़ी सारे रिच अल्फाज की नीड्स को पूरी करता हूँ, जिसके बदले वो मुझे एक अच्छे खासा अमाउंट देते हैं। हाँ, मैं अपनी सेक्सुअलिटी या ये कह दीजिए उन्हें सेक्सुअली प्रेशर तो नहीं देता हूँ और ना ही उनके साथ कभी फिजिकल होता हूँ, लेकिन हाँ, उसके अलावा इन रिच अल्फाज की बहुत सारी डिमांड्स होती है, जैसे उनके साथ डेट पे जाना, कई बार उनके साथ ड्रिंक करना, उनकी ट्रॉफी में अगा बनकर उनके साथ बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करना, जिसके मुझे बहुत सारे अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर तुम कंफर्टेबल हो वांग जी, तो मैं तुम्हारा नाम भी अपनी ऐप में रजिस्टर करना चाहता हूँ। वांग जी, तुम वैसे भी बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करते हो, इसे भी तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब की तरह ले सकते हो और इसके बदले तुम्हें सचमुच में इतना अच्छा अमाउंट मिल सकता है कि तुम आराम से शिचेंगा का हॉस्पिटल बिल भी अटेंड एक तरीके से पे कर सकते हो। इस बात को सुन के वांग जी एकदम से साउथ शिनचैन की तरफ शॉकिंग नज़रों से देखता है। वहीं बेचारा सॉन्गलाइन तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और शॉकिंगली बोलता है, क्या तुम ऐसी हरकत करते हो? ओह सॉन्गलाइन, ऐसे मत बिहेव करो जैसे तुम्हें पता नहीं। बट तुमने मुझे बोला था कि वो शुयांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अब मुझे पता चला वो तुम्हारा शुगर डैडी है। हाँ, मैं शुयांग के साथ डेट पे जाता हूँ, बट हाँ, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ही इज जस्ट माई शुगर डैडी। अब तुम्हें पता चल गया तो इतना शॉक क्यों हो रहे हो? अब बेचारा शुयांग को मुझे मतलब एक तरह शाओ शिनचैन और शुयांग जब एक दूसरे के साथ डेट पे जाते थे तो सॉन्गलाइन को बुरा लगता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो दोनों शुगर डैडी और शुगर बेबी वाले रिलेशनशिप है, इसलिए सॉन्गलाइन के तो झटका लगता है। लेकिन वांग जी तुरंत बोलता है, मुझे मंजूर है, पर मैं एक अल्फा हूँ और वो भी एक अग्रेसिव अल्फा। तुम्हें लगता है कि मैं इस ऐप के लिए सही हूँ? हाँ वांग जी, तुम अपनी प्रोफाइल उस पर बनाओ जो तुम, और देखो क्या पता कोई ओमेगा हो जो तुम्हारा शुगर मम्मी या डैडी बनने के लिए रेडी हो। और वैसे भी मैं बहुत सारे ऐसे ओमेगा क्लाइंट को भी जानता हूँ जो अपनी लेट मिड में है और उन्हें एक यंग अल्फा के साथ डेट पे जाना या यंग अल्फा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका चाहिए। तो हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा ओमेगा मिल जाए। ये बोलते हुए आप शाओ शिनचैन वांग जी के फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिससे वांग जी अपनी प्रोफाइल बनाता है। उसकी हेल्प शाओ शिनचैन करता है, जो प्रोफाइल इस समय आपको इस स्क्रीन पे दिख रही है। नेम लेन XX, एज 22, जेंडर मेल, सेकंड जेंडर अल्फा। डीपी में वांग जी की इस समय करंटली जो एक फ़ोटो क्लिक करी है उसी फ़ोटो के साथ प्रेफरेंस, नीड, फाइनेंशियल सपोर्ट, सेक्सुअल रिलेशनशिप कैन बी कंसीडर। इस प्रोफाइल के साथ ही आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस, ये था फर्स्ट पार्ट। सो देखते हैं आगे क्या होगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। पूरे फैन फिक्शन में आपको मेरी आवाज़ में चेंज महसूस हो रहा होगा, मुझे जुकाम हो चुका है तो हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज़ आपको कल के पार्ट में और ख़राब लगे, अभी पता नहीं। बट आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।